हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 हम कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री और मैग्नेटिज्म को आगे बढ़ाते हुए बाकी एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम कुछ कर चुके हैं, उसके क्रम में ही आगे हम अब देखते हैं ज्योमेट्री टेट्राएमीन निकिल 2 सल्फेट कॉम्प्लेक्स की। देखो, इस कॉम्प्लेक्स की में निकिल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? +2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 होता है। इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है? 28 है। अब 28 होने से ये 2 इलेक्ट्रॉन यदि ये 4s2 में से निकाल देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा? 3d8 रह जाएगा। अब ये देखो, हम सीधा ऑर्बिटल डायग्राम को देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर 28 है, तो ये 3d8 4s2 होता है। 4p ऑर्बिटल इसमें खाली है। अभी Ni+2 स्टेट में जब ये आएगा तो इसमें 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके लूज़ हो जाएंगे और ये 3d8 रह जाएगा। अब बाकी d ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 4s खाली है, 4p ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है। अब देखो, जब ये एमीन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा कि इसका खाली ऑर्बिटल 4s और खाली ऑर्बिटल 4p मिलकर के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। इन चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 4 अमोनिया मॉलिक्यूल लिगेंड के रूप में आकर के NiNH3 का बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? अब ये यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन बन गया टेट्राएमीन निकिल 2 आयन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसकी ज्योमेट्री अब कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से इसका मैग्नेटिज्म कैसा होना चाहिए? पैरामैग्नेटिज्म होना चाहिए, यानी इसके मैग्नेटिक मोमेंट का मान 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर इसके अंदर पाया जाना चाहिए, और जो कि वास्तव में होता भी है। तो अब इसकी ज्योमेट्री देखो, बीच में निकिल आयन है और चारों तरफ इसके चतुष्फलक के चारों कॉर्नर्स पर एमीन लिगेंड लगा हुआ है। ये +2 आयन हो गया। ठीक है, और जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये +2 हट जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा? सल्फेट आयन आ जाएंगे। अब हम कंसीडर करते हैं पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकिलेट। देखो, ये निकिल का कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी निकिल के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और इसका बिहेवियर कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है, यानी कि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि देखो यहाँ ये जो d8 इलेक्ट्रॉन है वो 4 d ऑर्बिटल में क्या हो गए? पेयर अप हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिगेंड कौन सा यूज़ हो रहा है? साइनो लिगेंड यूज़ हो रहा है। आपको पहले भी बताया था कि साइनो लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये कैसा हो गया? पेयर अप हो गया, जिससे कि एक d ऑर्बिटल अवेलेबल हो गया। अब एक d, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिलकर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो dsp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इनसे साइनाइड लिगेंड आकर के इस तरह से ओवरलैप करके क्या बना लेते हैं? NiCN बॉन्ड बना लेते हैं। अब जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कैसी बनती है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। स्क्वायर के सेंटर में निकिल एटम है और चारों तरफ इसके कॉर्नर्स पर साइनाइड आयन लगे हुए हैं। इस तरह से ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। अब देखो, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये कैसा होना चाहिए? डायमैग्नेटिक होना चाहिए। अब हम निकिल का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें लिगेंड हम ले रहे हैं क्लोरो। तो ये क्या हो जाएगा? टेट्राक्लोरो निकिलेट। इसमें भी क्या है? निकिल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोराइड लिगेंड लगा है जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो क्लोराइड लिगेंड की प्रेजेंस में d ऑर्बिटल्स पेयर अप नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ये कैसी ज्योमेट्री बनाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसका बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूपरेट। अब देखो यहाँ पर कॉपर सेंटर एटम है जो कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 होता है। इस सिचुएशन में कॉपर में 4 साइनो लिगेंड्स जुड़ते हैं, जिससे कि कॉपर आयन 2 तरह से हाइब्रिडाइज हो सकता है। पहला कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट हम पहले एक एक करके कंसीडर करते हैं कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा, एनर्जी गेन करके 4p में एक्साइटेड होकर के चला जाए, और 4p में जाने के बाद क्या हो, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन द्वारा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करके एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना ले। एक तो ये सिचुएशन हो जाएगी इस तरह से। और ये देखो, ये यहाँ D9 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2, ये 9 है। यहाँ पर ये D में पूरे 10 भर दिए, ये नहीं है, ऐसे नहीं है, इसमें गलत प्रिंट हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s2 में है, तो यहाँ से क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो ये कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस d ऑर्बिटल में बचा रहेगा, जो प्रमोट होकर कहाँ चला गया, 4p में चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक d ऑर्बिटल खाली हो गया, जिसको जो s और p ऑर्बिटल के साथ मिलकर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। ठीक है, इस dsp2 हाइब्रिडाइजेशन से साइनो लिगेंड आकर के कॉपर साइनो बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से ये टेट्रासाइनोक्यूपरेट का निर्माण हो जाता है। अब देखो यहाँ पर चूंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि 4p में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसका पैरामैग्नेटिज्म कैसा होना चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका पैरामैग्नेटिज्म होना चाहिए। लेकिन इसका जो डाइपोल मोमेंट है, यानी वही मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। वो जितना होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन का पैरामैग्नेटिज्म, उसकी तुलना में थोड़ा ये कम हो जाता है। तो ये हमने कई एग्जांपल्स देखे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर उसकी ज्योमेट्री और मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। अब अपन देखते हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोई भी सिद्धांत चाहे कितना भी सक्सेसफुली किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाता हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर हम लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखते हैं कि उसकी सिद्धांत की क्या क्या कमियाँ थी। इसकी कमियाँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो ये अपन एक एक करके देखते हैं। देखो, जितने भी ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो यदि उनका सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो सॉल्यूशन में कलर्ड आयन देते हैं। इस थ्योरी के आधार पर अपन ने कहीं बात करी है यहाँ पर कोई कलर की, नहीं करी। तो इस थ्योरी के आधार पर कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस समझाना पॉसिबल नहीं हुआ। दूसरा इसकी जो कमी है वो ये है कि ये थ्योरी ये स्पष्ट रूप से नहीं बताती कि कब कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल बनेगा और कब कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल बनेगा। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी कमी है। फिर देखो,
डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस इस थ्योरी के आधार पर नहीं की जा सकती, कि उनका मात्रात्मक विश्लेषण यदि हमें करना हो तो वो हम नहीं कर सकते। अब देखो कई कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड भी हो रही है, तो वो चीज़ भी इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं समझाई जा सकी। अब देखो कोबाल्ट 2 और कॉपर 2, D7 और D9 दोनों की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्योरी के हिसाब से क्या हो रहा है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो इनके दोनों के अपचायक गुण कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, लेकिन वास्तव में ये अलग अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस थ्योरी को, इस पॉइंट को भी ये थ्योरी नहीं समझा पाई। अब देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन के हायर एनर्जी लेवल में उसको जब जाना हो तो क्या होगा, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब कोबाल्ट 2 और कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं तो इनको इतनी एनर्जी कहाँ से मिल गई कि 3D से ये 4D ऑर्बिटल्स में चले गए। तो इसका रीज़न भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे पाई। अब देखो इस थ्योरी के हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स बने, उन कॉम्प्लेक्सेस के बनने में जो एनर्जी का चेंजेस होता है उसकी भी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन इस थ्योरी के आधार पर नहीं की जा सकी। तो इन कमियों को कंसीडर करते हुए बाद में CFT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी आदि कई तरह की थ्योरियाँ इंट्रोड्यूस की गई, जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर हो गई होगी। इनसे बनने वाली ज्योमेट्री, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी कमियां सब आपको समझ आया होगा। कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।